अनीता जी, मैं इसको पतझड़ में सूखे पत्ते जो इधर से उधर बिखर जाते हैं, मैं उनकी संज्ञा दूंगा। जिनको सिर्फ लालच, सत्ता और भोग की ही लालसा रहती है। ना तो उनकी कोई आइडियोलॉजी है, ना उनके अपने कोई विचार हैं, ना उनको ये मालूम है कि कल हमने एक डाउन ट्रोडन के लिए क्या करना है, क्या आपकी कार्यक्रम है। ये सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड हैं कि किसी ना किसी रूप में सत्ता पा ली जाए। और इनके जाने जाने से कोई पार्टियां खत्म नहीं होती हैं। पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर खड़ी रहती है। ये व्यक्ति हैं, चले जाएंगे, दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, कोई उसमें शक शुबा नहीं है। थोड़े टाइम के लिए एक दुख और झटका सा लगता है कि जिसको 40 साल में परवरिश की और बड़ा किया, वो इस तरह से धोखा देख के चला जाएगा। वो एक दुख जरूर देता है, लेकिन उससे पार्टी खत्म हो जाएगी या पार्टी का आगे बढ़ना रुक जाएगा, ये तो समय बताएगा। और बाकी रही इन लोगों की बात, तो इन लोगों से कि ये जो खोखलापन है इस पार्टी का, जिस पार्टी के अंदर ये लोग जा रहे हैं, जहां पर ना तो नेता है, ना नीति है, ना ना कार्यक्रम है। इसीलिए अपने लोगों को छोड़ के जिन्होंने सारी जिंदगी इस पार्टी के साथ लगाई, ये बाहर के लोगों को किसी ना किसी रूप में अपनी पार्टी में शामिल करके सत्ता का भागीदार बना रहे हैं। और सत्ता का भागीदार कैसे बना रहे हैं? साम दाम दंड भेद, हर चीज का इस्तेमाल करके अपने रूप में, या डरा के, धमका के, मसल पावर, पैसा, किसी चीज में के अंदर कोई कमी नहीं है। और रही बात इनके आगे भविष्य की, तो भविष्य तो इनका वो समय बता देगा कि इनका भविष्य क्या है। तो समय की कोड़ी है कि ठीक है, आज पार्टी तोड़ी है तो पार्टी तोड़ के हम अपनी पार्टी में लेके अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए हम ऐसे लोगों को चुन के ला रहे हैं जो वहां पर कमजोर कमजोर व्यक्ति हैं। और रही बात स्टेटों की, कैसे टूट गई सरकार मध्य प्रदेश की, कैसे टूट गई सरकार कर्नाटक की, कैसे टूट गई सरकार महाराष्ट्र की। ये तो मैं बहुत गिने चुने नाम ले रहा हूं, लंबी लिस्ट बहुत लंबी है। ये ऐसी क्या हो गया? 2.5 साल इधर मौज की और सत्ता का सुख भोगा, और उधर का लालच बड़ा मिला और उधर चल दिए। इससे क्या लोकतंत्र, आपने ठीक कहा, क्या ये प्रजातंत्र की रूपरेखा इस तरह से लिखी जाएगी? आने वाला वक्त इनको कभी माफ नहीं करेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता भोगने के लिए इधर से उधर हो रहे हैं। वक्त बताएगा कि इनका क्या हश्र होने वाला है। लिस्ट बहुत लंबी है। अभिलाष जी कुछ के नाम ले रहे थे, तो नामों में क्या जाना है? सर, एक सवाल ये भी है कि सत्ता का सुख भोगने के लिए जा रहे हैं, या फिर क्योंकि इनसाइड स्टोरी इतनी तो आपको पता ही होगी, कांग्रेस के तमाम नेता गए, जैसा अभिलाष सर कह रहे कि ईडी का डर या तमाम और तरह की बातें इस तरह की रही हैं, क्योंकि साम दाम दंड भेद बीजेपी जिस तरह से तोड़ रही है नेताओं को, उसमें कई सारे इनसाइड स्टोरी भी निकल के आती हैं। तो ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई जानकारी भी तो रही होगी। मैंने आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि सामदान दंड भेद का कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है। उसके अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर आप किसी को भी किसी तरीके से ले ले, पहले आप इनकम टैक्स का नोटिस भेजते हैं, उसके बाद आप ईडी को भेजते हैं, उसके बाद आप सीबीआई को भेजते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं? जब इन चीजों से नहीं कवर होता कोई, तो सेडिएशन का केस लगा के देशद्रोह का मुकदमा ठोकते हैं और उसके बाद उसको अंदर डाल देते हैं। करिए प्रूफ अपने आप को, आप राष्ट्रवादी हैं कि नहीं है, देशद्रोही डिक्लेयर कर देते हैं। क्या दिक्कत थी हार्दिक पटेल से? कल का बच्चा क्या देशद्रोही हो सकता है? वो क्या था कन्हैया कुमार, जेएनयू से निकाल दिया कि तो देशद्रोही हो गया। कैसे कैसे उदाहरण हैं आज की सरकार के। और आप कहते हैं, अभिलाष जी ने ईडी की बात करी, तो ईडी के केसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, आज 5,420 केसेस हैं ईडी के। 14 के बाद पहले उससे 112 केसेस थे। ये केसेस कैसे बन गए? ये किसको डराया जा रहा है? क्या ये अगर आप इसकी लिस्ट निकालेंगे तो किनको फायदा जा रहा है वो ईडी के केसेस के ऊपर? जिन लोगों को पकड़ना है वो तो विदेश भाग जाते हैं। कोई 34,000 करोड़ का फ्रॉड करता है, कोई 24,000 का करता है, कोई 50,000 का करता है। मतलब उनकी उनकी कोई कमी नहीं है। 3 लाख करोड़ आप कॉर्पोरेट सेक्टर का 11 लाख करोड़ टोटल माफ कर देते हैं, आपको कोई परवाह नहीं है। और आप अग्निपथ की स्कीम निकालते हैं 4 लाख के लिए, 4 साल के लिए बच्चों को लॉलीपॉप देने के लिए। ये मजाक इस देश के साथ हो रहा है। और हम पड़ोस में देख रहे हैं श्रीलंका में क्या हुआ। अभी तो पीछे नीदरलैंड में भी बहुत कुछ हुआ है, वो भी बहुत कुछ सामने आ जाएगा। श्रीलंका में भी इसी तरह का छदम राष्ट्रवाद का नारा देके
तमिल्स को गाली देके वहां पर वो राज पे बैठे थे, और उसी समय कुछ ऐसे अटैक्स भी कराए गए जिसमें 250 लोग मरे, और उसको एक ऐसा मुद्दा बनाया गया कि जिसके कारण ये पूरी तरह सत्ता में आए, और सत्ता के आने के बाद इकोनॉमी का क्या हाल हुआ ऐसे लोगों का। वही हाल आज कैसे पर्दे में छुपाया हुआ है, ये आने वाला वक्त बता देगा आपको कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या हुआ बाकी इनकी स्कीम्स के साथ। आज हम जीएसटी नहीं संभाल पा रहे। आज जब डिमोनिटाइजेशन के अंदर उन्होंने नोटबंदी करी, जितने नोट पकड़े गए उससे ज्यादा खर्च तो प्रिंट करने में हो गए। आप पिछली धरोहर को खत्म करने जा रहे हैं। कोई धरोहर पिछली जो कांग्रेस के राज में सन 47 से लेके 14 में बनी है, उसको सर्वनाश कर दो, उसको खत्म कर दो और नया से नया रूप दे दो। अभी आपने एम्बलम के ऊपर कितना शोर देखा है। क्या क्या ऐसा एम्बलम दिया था हमने, किसका उद्घाटन कर रहे हो आप, और वहां पर आप पूजा पाठ करने लग गए। हो क्या रहा है? जब भी आप प्रश्न करते हो, जब भी आप कोई डिमांड करते हो, जब भी आप क्वेश्चन करते हो, तो बात किस बात की आ जाती है? हिंदू 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 मुसलमान, मंदिर, हिंदुस्तान पाकिस्तान, दूसरे मुद्दे हैं कहाँ? कौन मुद्दे उठा रहा है इन मुद्दों के ऊपर? और सरकारें जो नीचे ये जो लोग जा रहे हैं, इनका लोग नहीं जा रहे हैं, लोकतंत्र की नींवें जा रही हैं। प्रजातंत्र अपने आप में हिल रहा है। हम इतना पीछे चले जाएंगे जितनी देर ये राज करेंगे कि हमें वापस आने में बहुत समय लग जाएगा। ये हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनका कोई योगदान इस देश को बनाने में, इसलिए इनको मालूम नहीं है। उनकी बला से बिगड़ता रहे, जिन्होंने आगे आना है वो संभालेंगे। हम तो चले जाएंगे, अपने आप संभालते रहेंगे, हम अपना टाइम गुजारें। बिल्कुल जाहिर है यहाँ पर देश की चिंता की ही बात हो रही है। रत्नीश सर, अगर जिसे कहते हैं कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति जो है, दल बदल की जो राजनीति है, इसको कोई अच्छी नजर से देखा नहीं जाता है पॉलिटिक्स में, क्योंकि जब दल बदल की राजनीति की बात आती है तो इसे फेयर पॉलिटिक्स के तौर पर नहीं देखा जाता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा राजनीति अब यही हो रही है। यहाँ तक कि सीधा एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है इसी जोड़ तोड़ की राजनीति के आधार पर। ऐसे ही अब उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखें तो वहां पर भी यही चीजें सब चल रही हैं लगातार। पहले भी चुनाव से पहले भी जाकर के नेता शामिल होते हैं, चुनाव के बाद भी छुटपुट कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं। तो ऐसे करके किसी भी पार्टी को धीरे धीरे करके कमजोर करने वाली कोई ऐसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है बीजेपी, ऐसा आपको लगता है?